हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड शादी ब्लाइंड टेस्ट के लिए आई हुई थी। उसका फादर बहुत बीमार था तो वो चाहता था कि उसकी डेथ से पहले उसकी बेटी की शादी हो जाए। तो उनकी विश पूरी करने के लिए शादी एक लड़के से मिलने आती है। तो लड़का उसे कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी, मगर शादी के लिए मेरी कुछ कंडीशंस है। और पहले ये कि शादी के फर्स्ट ईयर में ही मुझे बेबी चाहिए, और शादी के बाद तुम अपने फादर और अपने भाई की केयर नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मेरी फैमिली की केयर करोगी। और दूसरी साइड पर मेल लीड हॉमिंग भी ब्लाइंड डेट के लिए आया हुआ था, और वह इस टाइम शादी के पीछे वाली टेबल पर बैठा हुआ था। और उसने लड़की को ये बताया था कि वो बहुत पुअर है। लड़की उसकी सैलरी पूछती है तो सारा हिसाब निकाल कर कहती है कि घर का रेंट देने और ग्रोसरी के बाद तुम्हारे पास तो कोई पैसे नहीं बचेंगे, तुम मेरा खर्चा कैसे अफोर्ड करोगे। और ना ही हॉमिंग को वो लड़की पसंद आती है और ना ही लड़की उसे पसंद करती है। और उधर वो लड़का शादी से कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों की एज बहुत कम होती है। हॉमिंग वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी बात सुनकर कहता है कि कौन कहता है कि लड़कियों की लाइफ लंबी होती है। और उसे क्योंकि उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था तो कहता है कि तुम तो गंजे हो तो तुम्हारी लाइफ कम ही होगी। तो लड़का उसे पूछता है कि तुम कौन हो। हॉमिंग उसे अपना नाम बताता है और शादी को लेकर बाहर आ जाता है। शादी उसका थैंक्स करती है। हॉमिंग उसे कहता है कि मैं तो ब्लाइंड डेट के लिए आया था, तुम यहाँ क्यों आई और यह लड़का तुम्हें इतनी बातें क्यों सुना रहा था। तो शादी उसे बताती है कि मेरा फादर बीमार है और शायद वो कुछ दिन सर्वाइव कर सके, और उनकी लास्ट विश है कि मैं शादी करूं तो शायद इस तरह से मैं अपने फादर को बचा सकूं। और उनकी लास्ट विश है कि मैं शादी कर लूं, इसलिए मैं उनकी विश पूरी करने के लिए शादी करना चाहती हूँ। तो हॉमिंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निंग को याद करने लगता है। निंग 6 साल से उसकी गर्लफ्रेंड थी, मगर वो अपना सपना पूरा करने के लिए हॉमिंग को छोड़कर चली गई थी। तो हॉमिंग उसे कहता है कि तुमने 6 साल का रिलेशन सिर्फ 6 मिनट में खत्म कर दिया। मगर निंग उसे कहती है कि मुझे सिर्फ अपने सपने की परवाह है, तुम्हारी नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शादी का फादर उसे कॉल करता है तो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें अपने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं। और बताता है कि मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गया हूँ और मैं अपनी मर्जी से घर आया हूँ, तुम अपने भाई जैन को ब्लेम ना करना। शादी घर जाने लगती है तो हॉमिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। वो उसे उसके घर ड्रॉप करता है तो उसका फोन लेकर अपना नंबर उसके फोन में सेव करता है और कहता है कि तुम्हें जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तभी शादी के फोन पर पैसे आते हैं तो वो कहती है कि तुमने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों किए। तो हॉमिंग उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करना पसंद करो तो ये पैसे ब्राइड गिफ्ट समझ कर रख लेना, और अगर शादी ना करना चाहो तो जब तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम मुझे रिटर्न कर देना, मगर अभी तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम अपने फादर को लेकर हॉस्पिटल जाओ। तो शादी कहती है कि मैं बाद में तुमसे मिलूंगी। वो वहाँ से चली जाती है तो हॉमिंग का असिस्टेंट उसे शादी की सारी इंफॉर्मेशन ला कर देता है। तो हॉमिंग को पता चलता है कि शादी की एज 24 ईयर्स है और उसने ज्वेलरी डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की थी और उसकी मंथली सैलरी सिर्फ 8000 है। उसका एक भाई है जो पैदा होते ही डेफ और म्यूट था और उसके फादर का लीवर कैंसर लास्ट स्टेज पर था। हॉमिंग शादी के लिए सॉरी फील करता है कि वो हर टाइम अपने भाई और अपने फादर के लिए वरीड रहती थी। तो सोचता है कि एक वो लड़की थी जो अपना सपना पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़कर चली गई, और एक शादी है कि अपनी फैमिली की केयर करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। तो वो सोचता है कि मुझे इतनी अच्छी लड़की कहीं नहीं मिल सकती। तो वो शादी से शादी करने का डिसाइड करता है और शादी अपने घर जाती है तो अपने डैड से कहती है कि मैंने ओवर टाइम किया तो मुझे बहुत पैसे मिले हैं, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। मगर डैड कहता है कि मैं घर पर कंफर्टेबल हूँ, और वो चाहता था कि शादी के पास जो पैसे हैं वो उसकी डेथ के बाद आपने और अपने भाई के लिए सेफ रखे, इसलिए कहता है कि तुम मुझ पर पैसे वेस्ट ना करो, और अगर तुम्हें कोई सूटेबल पार्टनर मिल जाता तो अब तक तुम्हारी शादी हो जाती। शादी कहती है कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया है और अगर आप बोले तो मैं उसे आपसे मिलवाऊंगी। और फिर वो अपने डैड की बहुत रिक्वेस्ट करती है कि आप हॉस्पिटल चलें, मगर डैड कहता है कि कल हम हॉस्पिटल चलेंगे। और रात को वो तीनों मिलकर खाना खाते हैं और साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मूवी देखते हैं। और मिस्टर श्याओ चाहता था कि वो दोनों बहन भाइयों को खुश रखे, इसलिए उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। मगर मॉर्निंग में शादी ब्रेकफास्ट बना रही थी कि उसके डैड की कंडीशन खराब होने लगती है। शादी भागती वहाँ जाती है तो उन्हें मेडिसिन देने लगती है। यैंग भी भागता वहीं आ जाता है। शादी हॉस्पिटल कॉल करती है और एम्बुलेंस को बुलाती। मिस्टर श्याओ से बताता है कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं, किसी ने तुम्हें रोड के किनारे छोड़ दिया तो मैंने तुम्हें वहाँ से उठा लिया। शादी कहती है कि आप कोई बात ना करें, अगर आप चुप रहेंगे तो आपको खांसी नहीं होगी। डैड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। तो वो हॉमिंग को कॉल करती है कि डैड की कंडीशन बहुत खराब है तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम हॉस्पिटल आकर उनसे मिलना। तो हॉमिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि शादी के डैड के लिए बेस्ट डॉक्टर का अरेंजमेंट करो, और उसके सेकंड अंकल का बेटा बेस्ट डॉक्टर था तो वो असिस्टेंट से कहता है कि उसे बोलो कि वो शादी के डैड का चेकअप करने खुद आए। तभी शादी उसे टेक्स्ट करती है कि मैंने डैड को यही बताया है कि हम पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं,
तो जल्दी शादी करने वाले हैं, इसलिए तुम भी डैड को यही बताना। हामिंग जब हॉस्पिटल आता है तो उसके डैड के लिए ब्रेकफास्ट लाता है और वो भी उसके डैड को यही बताता है कि हम दोनों 2 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और डैड को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो पूछता है कि तुम बताओ कि श्याओदी को खाने में क्या पसंद है। और श्याओदी जानती थी कि उसने इस बात के बारे में हामिंग को कुछ नहीं बताया, तो अपने डैड से कहती है कि पहले आप पोरिश खाएं तो फिर ये आपको सब कुछ बताएगा। और तब तक वो हामिंग को टेक्स्ट करती है और सारी डिटेल्स बताती है। तो हामिंग मिस्टर श्याओ को बताता है कि श्याओदी को क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। और डैड जब देखता है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है तो कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो शादी क्यों नहीं करते। तो हामिंग कहता है कि शादी पर डिपेंड करता है। और फिर वो बैंक कार्ड उन्हें देता है और कहता है कि आपको जो कुछ चाहिए मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। तो डैड कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को खुश रखना। हामिंग मिस्टर शॉ से बहुत इम्प्रेस होता है कि वो बिल्कुल लालची नहीं और शादी के बदले उसे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। तो वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। डैड उसे कहते हैं कि ये भी यंग है और इसकी अपनी भी बहुत सी विशेष है, मगर मेरी और यंग की केयर करते हुए कभी इसने खुद का ख्याल नहीं रखा, और अगर कभी इससे कोई मिस्टेक हो तो तुम इसे डांटना। और रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे बेटे यंग को भी साथ ले जाना, क्योंकि मेरे बाद इसका कोई आसरा है। तो हामिंग उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं यंग और आपकी बेटी की दिल से केयर करूंगा। शादी उसे बाहर लाती है तो कहती है कि तुमने मेरी फैमिली की सारी सिचुएशन देख ली है, और पूछती है कि क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो हाँ बोलता है। और फिर वो दोनों जाते हैं तो जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते। वो सर्टिफिकेट लाकर मिस्टर श्याओ को दिखाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें ब्लड की वॉमिट होती है तो वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। डॉक्टर आकर उन्हें चेक करता है तो बताता है कि इनकी डेथ हो गई। शादी बहुत रोने लगी और हामिंग ने अपने कजन डॉक्टर जैंग को फोन कर दिया था तो वो वहाँ चेकअप के लिए आता है। वो मिस्टर श्याओ की आक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करता है तो मिस्टर श्याओ जाग जाता है। हामिंग उन्हें बताता है कि ये मेरे सेकंड अंकल का बेटा है। और डॉक्टर जैंग बहुत नाइस था तो वो हामिंग से कहता है कि आज तुम्हारी शादी हुई है तो तुम जाओ, मिस्टर श्याओ की केयर मैं करूंगा। हामिंग शादी को एक घर लाता है तो बताता है कि ये घर मैंने हम दोनों के लिए लिया है। और फिर वो ये न्यूज पोस्ट कर देता है कि उसकी शादी हो गई। तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निंग उसकी पीछे से देखती है तो उसे कॉल कर रही, मगर हामिंग का नंबर बंद था। वो उसे टेक्स्ट करके पूछती है कि बताओ कि ये न्यूज फेक है या रियल, और मुझे पता है कि तुमने मुझे वापस बुलाने के लिए झूठी न्यूज फैलाई होगी। मगर हामिंग उसे रिप्लाई नहीं करता तो वो चाइना वापस आ जाती और वो अपने रिसोर्सेज से पता करवाती है कि शादी कहाँ काम करती है। वो हामिंग से मिलने के बजाय शादी से मिलने जाती है तो कहती है कि तुम उसे छोड़ दो, और बताती है कि 6 साल से वो मेरा बॉयफ्रेंड था और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो तुम्हारा रिश्ता लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलेगा, और अगर तुम उसे छोड़ दो तो इसके बदले मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगी। शादी कहती है कि शादी कोई बिजनेस नहीं होती कि पैसे लेकर हम दोनों सेपरेट हो जाए। निंग कहती है कि उसने अभी तक तुम्हें अपनी फैमिली से तो नहीं मिलवाया होगा, और इसका मतलब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उसकी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, और तुम्हारे पास चांस है कि तुम पैसे लेकर उसे छोड़ दो। मगर शादी उसे कोई भी डील नहीं करती। और फिर हम देखते हैं कि हामिंग एक बिजनेस पार्टी में आता है तो वो शादी को अपने साथ लाता है, और निंग भी पार्टी में आई हुई थी तो बहुत जेलस होती है, और उसे उम्मीद नहीं थी कि हामिंग सबको बताएगा कि उसकी शादी हो चुकी है। और उसका पर्पस ये था कि वो किसी तरह शादी को ट्रस्ट दिलाए कि हामिंग अभी तक भी उसी से मोहब्बत करता है और उसे चीट कर रहा है। वो ड्रिंक में ड्रग मिलाती है तो हामिंग को पीने के लिए देती है और कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो तो ये ड्रिंक पियो। हामिंग उसके हाथ से ड्रिंक लेकर पी लेता है और वो क्लाइंट से बात करने लगता है कि उसका साथ घूमने लगता है। और निंग की इंटेंशन थी कि वो हामिंग को लेकर वहाँ से चली जाएगी, मगर हामिंग शादी को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। वो दोनों रूम में चले जाते हैं तो निंग भी उनके पीछे जाती है। तभी शादी को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपके डैड की कंडीशन बहुत खराब है। तो निंग उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और जाकर अपने फादर की केयर करो, और ये सब कुछ उसी ने किया था। मगर शादी बहुत इंटेलिजेंट थी तो वो अपने भाई को टेक्स्ट करके पूछती है कि डैड की कंडीशन कैसी है। तो यंग उसे बताता है कि डैड बिल्कुल ठीक है। तभी जैंग हामिंग के चेकअप के लिए आता है तो वो निंग से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या काम। तो निंग बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हर नेक्स्ट डे हामिंग पता करवाता है कि कल रात उसे ड्रग किसने दी। असिस्टेंट उसे बताता है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड निंग ने आपको ड्रग दी थी। तो हामिंग कहता है कि उसकी फैमिली के साथ हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सबको कैंसिल कर दो। तभी निंग उसके लिए खाना लाती है तो हामिंग कहता है कि तुमने जो कुछ कल मेरे साथ किया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ से कुछ खाऊंगा। निंग कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो इसी कारण मैंने सब कुछ किया। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शादी हॉस्पिटल जाती है तो बहुत डिसऑर्डर होकर अपने पास को याद कर रही थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड तियान की मॉम उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिसेस गू उसे कुछ फेक पिक्चर्स दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा किसी और लड़के के साथ अफेयर है, इसलिए तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। शादी कहती है कि ये सब झूठ है, मैंने आपके बेटे को कभी भी चीट नहीं किया।
और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मिसेस गू से कहती है कि अगर तुमने मेरे बेटे की जान न छोड़ी तो मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शादी पास को याद करके बहुत दुखी हो रही थी और वो त्यान से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर उसकी मॉम ने उन्हें एक साथ रहने नहीं दिया था और अब वो हॉमिंग से मोहब्बत करने लगी थी, मगर निंग उन्हें सेपरेट करना चाहती थी। यंग उसे दुखी देखते हैं तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो उसे बताती है कि मैं हॉमिंग को मिस कर रही हूँ। वो दोनों उसके ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं कि निंग हॉमिंग को हक कर रही है। यंग को बहुत गुस्सा आता है तो पेपर प्लेट उठाकर उन दोनों को मारता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी सिस्टर को चीट कर रहा है। हॉमिंग शादी से कहता है कि तुम यंग को बताओ कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, और निंग जानबूझकर मुझसे चिपक रही थी और खुद को क्लियर करने के लिए कहता है कि यहाँ कैमरास लगे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो तुम चेक कर सकते हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। तो शादी यंग को समझाती है तो वो रिलैक्स हो जाता है। हॉमिंग अपना कोट उतार कर डस्टबिन में फेंकते हैं और कहते हैं कि निंग ने इसे टच किया तो मैंने इसे फेंक दिया। निंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शादी हॉमिंग के हाथ पर मेडिसिन लगाती है तो वो उसे बैंक काट देता है और कहता है कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तुम अपने लिए खरीद लिया करो। और मिस्टर श्याओ ने क्योंकि हॉमिंग को बताया था कि शादी सिर्फ मेरी और यंग की केयर करती रही है तो उसने कोई खुशी नहीं देखी, तो वो उसे घुमाने के लिए बाहर लाता है। तो शादी भी उसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश होती है। वो लोग वापस हॉस्पिटल आते हैं तो हॉमिंग का ग्रैंडपा और मॉम हॉस्पिटल आते हैं। वो दोनों शादी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और मिसेस हुआ को शादी बहुत पसंद आती है तो वो उसे अपनी जेब की ब्रेसलेट देती है। शादी कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं ये नहीं ले सकती, मगर हॉमिंग उसे कहता है कि मॉम तुम्हें जो भी गिफ्ट दे तुम वो गिफ्ट ले लिया करो। तो शादी वो ब्रेसलेट ले लेती है और उन्हें भी मिस्टर शॉ की फैमिली बहुत पसंद आती है कि वो लोग बिल्कुल लालची नहीं। मिसेस हुआ शादी को शॉपिंग के लिए लाती है, तभी उन्हें किसी की कॉल आती है तो वो कॉल रिसीव करने साइड पर चली जाती है। तभी शादी के एक्स बॉयफ्रेंड ध्यान की मॉम मिसेस गू और उसकी फियांसी कया वहाँ आती है तो वो दोनों शादी को बुली करने लगती हैं और मिसेस गू से बहुत ह्यूमिलेट करती है कि तुम बहुत पुअर हो तो इतनी एक्सपेंसिव चीजें खरीदने यहाँ क्यों आई। तभी मिसेस हुआ वहाँ आती है तो मिसेस गू से कहती है कि ये मेरी डॉटर इन लॉ है, तुम इससे दूर रहना। वो लोग शॉपिंग करके बाहर आते हैं तो मिसेस हुआ शादी से कहती है कि अब तुम हमारी फैमिली की बहू हो और अगर कोई तुम्हें बुली करे तो तुम भी उनसे बदला लिया करो, मगर इस तरह से चुप ना रहा करो। तभी हॉमिंग शादी को कॉल करता है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम वहीं रुकना। तो मिसेस हुआ कहती है कि मैं फिर चलती हूँ और हॉमिंग उसे लेने आता है तो गया और मिसेस गू उसे देखकर बहुत जेलस होती है। और मिसेस गू एक साइको लेडी थी तो वो किसी को भी खुश नहीं देख सकती थी और पहले उसने शादी को अपने बेटे के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था और अब वो बहुत जेलस हो रही थी कि शादी की शादी एक बहुत अच्छे लड़के से हो गई। और कया भी बहुत जेलस हो रही थी कि हॉमिंग अपनी वाइफ की बहुत केयर कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि हॉमिंग शादी को कैंपिंग के लिए लाता है तो वो उसे पूछती है कि तुम अपने बर्थडे लूनर कैलेंडर के हिसाब से मनाते हो या फिर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। हॉमिंग उसे बताता है कि मैं अपनी बर्थडे लूनर कैलेंडर के हिसाब से मनाता हूँ और बर्थडे पर तुम मुझे जो भी गिफ्ट दो अपने हाथों से बना कर देना। और फिर वो टूटा हुआ तारा देखता है तो शादी के फादर और यंग के ठीक होने की प्रेयर करता है और शादी को बहुत अच्छा लगता है कि वो सिर्फ उसे ही प्यार नहीं करता बल्कि उसके फादर और भाई की भी केयर करता है। और मिसेस श्याओ और मिस्टर श्याओ क्योंकि खुद बीमार था तो वो अपने बेटे की ट्रीटमेंट नहीं करवा सका था। हॉमिंग यंग की ट्रीटमेंट करवाता है तो यंग थेरेपी के बाद कुछ वर्ड बोलने लगा था। शादी उसे बोलता देखती है तो बहुत खुश होती है तो उसे पहला वर्ड डैड सिखाती है और यंग डैड बोलना सीख लेता है तो वो लोग मिस्टर श्याओ से मिलने आते हैं। यंग उन्हें डैड कह के बुलाता है तो डैड बहुत इमोशनल होता है और हॉमिंग के घुटनों को टच करके उसका थैंक्स करने लगता है, मगर हॉमिंग कहता है कि हम लोग फैमिली हैं तो मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। तो डैड यंग से कहता है कि तुम अपने ब्रदर इन लॉ का थैंक्स करो। यंग हॉमिंग का थैंक्स करता है तो फिर वो लोग डॉक्टर के साथ यंग की थेरेपी देखने बाहर चले जाते हैं। तभी एक लेडी वहाँ आती है जिसका नाम चैन था और ये मिस्टर श्याओ की वाइफ थी, मगर जब मिस्टर श्याओ बीमार हुआ था तो ये उन्हें छोड़कर चली गई थी और मिस्टर श्याओ को उस पर बहुत गुस्सा था कि वो अपने बीमार बेटे और हस्बैंड को छोड़कर चली गई तो कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। तो चैन कहती है कि मैंने सुना है कि हमारी बेटी ने एक रिच लड़के से शादी कर ली तो मैं आपसे तुम लोगों के साथ रहूंगी। मिस्टर श्याओ गुस्से में शाउट करने लगता है, तभी सब लोग वापस आ जाते हैं। तो मिस्टर श्याओ शादी से कहता है कि मैं ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहूंगा, मगर तुम कभी भी इस लेडी का ट्रस्ट ना करना क्योंकि ये तुम दोनों बहन भाइयों की दुश्मन है। हॉमिंग देखते हैं कि डैड उस लेडी को देखकर बहुत एग्रेसिव हो रहा है तो गार्ड से कहता है कि इसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दो। मिस्टर श्याओ की कंडीशन बहुत खराब हो रही थी तो वो शादी से कहता है कि मेरी डेथ के बाद तुम अपने भाई की केयर करना और यंग को एडवाइस करता है कि तुम अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ की बात माना
और प्रैक्टिस करते रहना तो तुम जल्दी बोलना सीख जाओगे। तभी उनकी डेथ हो जाती है तो श्याओदी बहुत रोती है कि मैं अपने फादर को बचाने के लिए कुछ न कर सकी। तो हॉमिंग उससे कहता है कि तुमने बहुत कोशिश की, इसलिए तुम खुद को ब्लेम ना करो और किसी की डेथ और लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। और जब वो लोग फ्यूनरल के लिए जाते हैं तो श्याओदी तियान को देखकर शॉक रह जाती है और वो नहीं जानती थी कि इस बार उसकी इंटेंशन क्या है और वो किस काम के लिए यहाँ आया है। तियान उसे कुछ नहीं कहता मगर सिर्फ एक नजर देकर वहाँ से चला जाता है। तभी चैन श्याओदी को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई, इसलिए तुम अब मेरे साथ रहो। श्याओदी कहती है कि अगर आप मेरे सामने आई तो मैं आपको मार दूंगी। और हॉमिंग अपने प्रॉमिस के हिसाब से श्याओदी और यांग की दिल से केयर कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि हॉमिंग एक विलेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहा था तो वो किसी से मिलने आता है। तभी तियान और केया वहाँ आते हैं तो तियान श्याओदी को खुश देखकर बहुत जेलस हो रहा था। श्याओदी हॉमिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है तो तियान का मूड ऑफ हो जाता है। केया उसे बुलाने की कोशिश करती है मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। और तियान भी विलेज का प्रोजेक्ट लेने यहाँ आया था और प्रोजेक्ट साइन करने के लिए उसे विलेज जाना था तो वो घर अपना सामान लेने जाता है। तो वो हाउसकीपर से पूछती है कि मेड कहाँ गई। तो हाउसकीपर उसे बताती है कि आपकी मॉम का एक ड्रेस प्रेस करते हुए उसके हाथ से जल गया, तो आपकी मॉम ने उसे जॉब से निकाल दिया और 1 मिलियन की कॉम्पनसेशन मांगी है। और आप जानते हैं कि उसका बेटा बीमार है तो वो 1 मिलियन कहाँ से देगी। तो तियान कहता है कि तुम पता लगाओ कि मेड कहाँ गई है और उसके बिहाफ पर 1 मिलियन मैं मॉम को दूंगा और उसके बेटे की ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी मैं पे करूंगा। और वो जानता था कि उसकी मॉम साइको है तो वो किसी को भी खुश नहीं रहने देती। और उनकी मिस्टेक को करेक्ट करते करते तियान खुद भी तंग आ चुका था। और फिर हम देखते हैं कि तियान कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए विलेज जाता है तो वो एक जगह पर बैठा हुआ फायर चलाकर हाथ गर्म कर रहा था। हॉमिंग और श्याओदी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए थे तो वो भी दूर बैठे आग जलाकर हाथ गर्म कर रहे थे। और क्लाइंट तियान से बातें करने की कोशिश कर रहा था मगर वो उसकी बात नहीं सुन रहा था और सिर्फ श्याओदी को देखे जा रहा था। और श्याओदी को वो 2 साल बाद देख रहा था तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। हॉमिंग को कॉन्ट्रैक्टर टेक्स्ट करता है कि तुम आकर मुझसे मिलो। तो वो श्याओदी से कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अभी वापस आऊंगा, तुम यहीं रहकर मेरा वेट करना। श्याओदी किसी लेडी से वॉशरूम का पूछती है तो वहाँ जाने लगती है। लेडी वहाँ से चली जाती है कि तियान उसे रोक लेता है। श्याओदी कहती है कि जब हम दोनों ने पीसफुली ब्रेकअप कर लिया था तो मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है। तियान कहता है कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया। श्याओदी कहती है कि अब मैं मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तो तुम्हें मेरे क्लोज होने की जरूरत नहीं। तियान उसका हाथ पकड़ने लगता है तो श्याओदी उसे हिट करती है। तभी हॉमिंग वहाँ आता है तो वो तियान को हिट करता है। तियान वहाँ से चला जाता है तो श्याओदी हॉमिंग को क्लियर करने लगती है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। मगर हॉमिंग उससे कहता है कि तुम्हें कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं और जितना ट्रस्ट मैं खुद पर करता हूँ इतना ही ट्रस्ट मुझे तुम पर है। और फिर हम देखते हैं कि हॉमिंग और तियान दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो अब से वो दोनों पार्टनर थे। हॉमिंग तियान से कहता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करोगे। तभी वो लेडी जिनके घर हॉमिंग रुका हुआ था वहाँ आती है तो कहती है कि कोई लेडी आकर श्याओदी से फाइट कर रही है। वो दोनों भागते वहाँ जाते हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि केया मिसेस गू को अपने साथ लाती है तो कहती है कि असिस्टेंट ने मुझे बताया है कि तियान इस लड़की के साथ यहाँ रुका हुआ है। वो लोग घर के अंदर जाती है तो मिसेस गू श्याओदी से कहती है कि तुम मेरे बेटे के पीछे यहाँ क्यों आई हो। वो उसे हर्ट करने लगती है तो श्याओदी उसे हिट करती है और कहती है कि मेरा तुम्हारे बेटे से कोई वास्ता नहीं। तभी तियान और हॉमिंग वहाँ आते हैं तो हॉमिंग तियान से पूछता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ क्या करने आई है। मिसेस गू तियान से कहती है कि देखो इस लड़की ने मुझे हर्ट किया। और तियान तो अपनी मॉम की नेचर जानता था तो वो हॉमिंग से सॉरी करता है और अपनी मॉम पर शाउट करता है कि आप यहाँ से जाएं। मिसेस गू बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है तो वो लोग उस घर चले जाते हैं जहाँ तियान रुका हुआ था। केया मिसेस गू से कहती है कि ये लोग जब वापस जाएंगे तो मैंने रास्ते में इनके लिए सरप्राइज रेडी किया हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि 1 वीक के बाद हॉमिंग श्याओदी को लेकर वापस जा रहा था। जैंग उन्हें लेने आया हुआ तो वो हॉमिंग से कहता है कि सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट है और मुझे लगता है कि आपके ट्विन बेबीज आएंगे और जाते ही मुझे जाकर अल्ट्रासाउंड करनी है। और वो खुशी खुशी यही बात डिस्कस कर रहे थे। एक ट्रक उन्हें हिट करने वाली थी और जैंग सबको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। हॉमिंग के बाजू का फ्रैक्चर हो गया था और जैंग श्याओदी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लाकर उसे दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे रियल में ट्विन बेबीज आएंगे। तो हॉमिंग उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो लोग सारी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि उन्हें रास्ते में मारने की कोशिश किसने की। तो उन्हें पता चलता है कि ये सब केया ने किया था और केया सॉन्ग फैमिली की बेटी थी। तो हॉमिंग अपने सिस्टर से कहता है कि सॉन्ग फैमिली को कल तक बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। और उधर मिसेस गू जब न्यूज पढ़ती है कि केया ने श्याओदी को मारने की कोशिश की थी तो वो कहती है कि तुम बहुत घटिया हो, मैं तुम जैसी को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाऊंगी।
तियान उनकी बातें सुन लेता है तो उसे भी पता चल जाता है कि केया ने शादी को मारने की कोशिश की थी। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे सामने कभी ना आना। वो अपने सिस्टर को कॉल करता है कि सॉन्ग फैमिली को कल तक बैंकक्रप्ट हो जाना चाहिए। तो सिस्टर से कहता है कि सॉन्ग ग्रुप तो ऑलरेडी मुश्किल में है। तो तियान पूछता है कि ऐसा किसने किया। तो वो बताता है कि हॉमिंग ने उन्हें टफ टाइम दिया है। तो तियान सोचता है कि हॉमिंग ने शादी के कारण सॉन्ग ग्रुप को बैंकक्रप्ट कर दिया तो वो उसकी और रिस्पेक्ट करने लगेगी और मुझसे वो और ज्यादा नफरत करेगी क्योंकि मेरी फियांसी ने उसे मारने की कोशिश की थी और वो तो यही समझेगी कि केया ने सब कुछ मेरे कहने पर किया और वो दिल से शादी से मोहब्बत करता था, मगर वो आज तक उसे क्लियर नहीं कर पाया था कि किस कारण उसने ब्रेकअप कर लिया। और 2 साल बाद उसने उसे क्लियर करने की कोशिश की थी, मगर शादी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। तो तियान सब कुछ सोचकर बहुत डिसहार्ट हो रहा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निंग शादी को ज्वेलरी के डिजाइन चोरी करती है तो कंपटीशन के लिए देने आती और शादी भी अपने डिजाइन वहाँ सबमिट करवाने आई थी। और जब अपने डिजाइन उसके हाथ में देखती है तो टीम से पूछती है कि अगर कोई हमारे डिजाइन कॉपी करे तो हम रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। टीम उसे मेथड बताती है तो शादी निंग के अगेंस्ट कंप्लेन कर देती है और निंग जब देखती है कि हॉमिंग ने शादी कर ली तो वो उसके फर्स्ट अंकल के बेटे हॉटन को फंसा लेती है। हॉटन बहुत गुस्से में ग्रैंडपा के पास आता है तो कहता है कि शादी ने मेरे गर्लफ्रेंड के साथ बुरा किया। पहले उसने निंग के डिजाइन कॉपी किए और उसी पर क्लेम किया कि उसने उसके डिजाइन चुराए हैं और कहता है कि निंग प्रेग्नेंट थी। तो शादी ने गुस्से में उसे पूछ किया तो हम लोगों ने अपना बेबी खो दिया। मिसेस हुआ कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तभी हॉमिंग और शादी आते हैं तो शादी कहती है कि मैंने कभी भी निंग को हर्ट नहीं किया और उसने मेरे डिजाइन कॉपी किए थे तो मैंने सिर्फ कंप्लेन की। हॉटन साहब को फेक रिपोर्ट दिखाता है और कहते हैं कि निंग प्रेग्नेंट थी तो तुमने उसे पुश किया तो उसने अपना बेबी खो दिया। निंग भी वहाँ आती है तो वो कहती है कि ये सच बोल रहा है। वो लोग ज़ेंग को वहाँ बुलाते हैं तो ज़ेंग उसके पर्स चेक करने लगता है, मगर निंग उससे अपनी पर्स चेक नहीं करने देती। ज़ेंग जबरदस्ती उसकी पर्स चेक करता है तो कहता है कि ये तो कभी प्रेग्नेंट नहीं थी। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आता है तो हॉटन को अपनी स्टडी में बुलाता है और कहता है कि वो लड़की मकार है, तुम उसे छोड़ दो। मगर हॉटन कहता है कि कुछ भी हो मैं उसी से ही शादी करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और मिसेस हुआ शादी और हॉमिंग की शादी की सेरेमनी करवा रहे थे। वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को बुलाते हैं ताकि सबको पता चले कि हॉमिंग की शादी हो चुकी है। यंग हॉमिंग से कहता है कि मैं आज अपनी सिस्टर आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो हॉमिंग उसे प्रॉमिस करता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उसकी दिल से केयर करूंगा। और शादी भी अपनी शादी पर बहुत खुश थी कि लाइफ में पहली बार कोई इसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा था और केयर कर रहा था। और हॉटन ग्रैंडपा के मना करने के बावजूद निंग से शादी करता है और उसे घर ले आता है। और हॉमिंग को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे बाहर बुलाता है और उसे हिच करके कहता है कि तुम बहुत चीप हो और तुम जानते थे कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है तो तुमने उसे शादी। और फिर उसे वीडियो दिखाकर कहता है कि मुझे पता चल गया है कि हमारा एक्सीडेंट करवाने के पीछे तुम्हारा हाथ था और अगर ये वीडियो फेक है तो तुम मुझे हिट कर सकते हो। मगर हॉटन उसकी बात सुनकर कुछ भी बोल नहीं पाता। मगर जब अपने रूम में जाता है तो निंग के साथ मिलकर प्लानिंग करने लगता है कि हम लोग हॉमिंग और शादी को कैसे मार सकते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हॉमिंग शादी और यंग को लेकर वापस अपने घर आता है कि जैन जबरदस्ती उनके घर आ जाती है। जैन उन्हें देखते हैं तो बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। जैन वहाँ से नहीं जाती तो हॉमिंग कहता है कि इसे यहाँ रहने दो। शादी अपनी मॉम से कहती है कि आपको पता था कि डैड और यंग बीमार हैं और डैड ने जो पैसे जमा किए थे आपने सब पैसे लिए और वहाँ से चली गई और आप वापस क्यों आई हैं और आपने हमें चीट किया तो अब आप वापस क्यों आई हैं। तो मॉम कहती है कि मेरी अपनी मजबूरियां थी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यंग को उन पर बहुत गुस्सा आता है तो वो उन्हें हर्ट करने लगता है, मगर शादी उसे रोक लेती है। हॉमी कहता है कि आप पैसों के कारण आई होंगी तो बताएं कि आपको किससे पैसे चाहिए। तो चैन भी बेशर्म होकर कहती है कि मैंने शादी को सालों पाला था तो इसके बदले मुझे 100 मिलियन चाहिए। हॉमिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि चैन के अकाउंट में 100 मिलियन सेंड कर दो। यंग कहता है कि ये पैसे लेना डिजर्व नहीं करती, आप जानते हैं कि ये बहुत क्रूअल है इसलिए आप इन्हें पैसे ना दे। हॉमिंग कहता है कि तुम तो ठीक बोल रहे हो इसलिए मैं इसे कोई भी पैसा नहीं दूंगा। तो वो अपने सिस्टर को कॉल करता है कि पैसे ना भेजना और चैन से कहता है कि तुम इतनी लालची हो कि अपने बीमार बेटे और हस्बैंड को छोड़कर चली गई और सारा बर्डन शादी पर डाल दिया, इसलिए ना तुम्हें पैसे मिलेंगे ना ही हम लोग अपने घर रखेंगे। तो चैन कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी। हॉमिंग कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो। हॉमिंग शादी को मूवी दिखाने लाता है तो वो लोग मूवी डिस्कस करते हुए बाहर आ रहे थे। एक लड़का उसे टकराता है तो हॉमिंग उसके पीछे जाने लगता है। शादी कहती है कि वो एक्सीडेंट टकराया तो तुम्हें उसे लड़ने की जरूरत है। और वो लड़का जो उसे टकराया था शादी के कुछ बाल काट लाता है। वो बाल लाकर मिस्टर ची को देता है तो मिस्टर ची उनका डीएनए टेस्ट करवाता है और रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि शादी उसकी कोई बेटी थी। वो अपनी वाइफ को जाकर ये न्यूज सुनाता है। मिसेस ची उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है तो कहती है कि तुम मुझे उसकी पिक्चर सिखाओ। मिस्टर ची उसे पिक्चर सिखाता है। दूसरी सर पर देखते हैं
कि शादी और होमिंग दोनों मिलकर न्यू ईयर की तैयारियां कर रहे थे और उधर तियान को अपने घर से कॉल आती है कि आपके ग्रैंडपा की कंडीशन बहुत खराब है और वो अपने ग्रैंडपा से बहुत नफरत करता था। मगर ग्रैंडपा की लास्ट विश थी कि वो उससे मिले, तो वो उससे मिलने चला जाता है और जैसे ग्रैंडपा उससे मिलता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तियान ग्रैंडपा के रूम में जाता है तो बहुत दुखी होकर सोच रहा था कि ग्रैंडपा आपने मेरी लाइफ बर्बाद क्यों की। तभी ग्रैंडपा का असिस्टेंट लाकर उसे डायरी देता है और वहाँ ग्रैंडपा ने तियान से सॉरी किया था कि मैंने तुम्हें फोर्स किया कि तुम शादी से ब्रेकअप कर लो और मैंने सब कुछ तुम्हारे भले के लिए किया। अगर तुम उसे शादी कर लेते तो तुम्हारी मॉम शादी को मार देती। और ग्रैंडपा ने उसे बताया था कि तुम्हारी मॉम बहुत क्रूअल है और तियान को ग्रैंडपा ने यही बोला था कि अगर उसे शादी से ब्रेकअप ना किया तो वो उसे मार देगा। मगर सच ये था कि ग्रैंडपा शादी को बचाना चाहता था, इसी कारण उसने उसे फोर्स किया कि वो शादी से ब्रेकअप कर ले। तियान बहुत दुखी होकर ग्रैंडपा के ग्रेव पर आता है तो उनसे सॉरी करता है और कहता है कि मुझे लगा कि आपने मुझे शादी से सेपरेट किया है। मिसेस गू से कहती है कि तुमने कई दिन से कुछ नहीं खाया और अगर तुमने खाना ना खाया तो तुम बीमार हो जाओगे। तियान बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि आप मुझे फॉलो करना बंद करें। मॉम उससे पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तियान कहता है कि आपने मेरे भाई की गर्लफ्रेंड को मार दिया तो भाई ने आत्महत्या कर ली और आपने मुझे फोर्स किया कि मैं शादी से ब्रेकअप कर लूं और कि आप चाहती हैं कि अब मैं भी मर जाऊं। तो मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे डैड ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, इसलिए मैं हर लवर से नफरत करती हूँ और मैं तुम्हारे डैड के साथ ना रह सकी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती कि दो लवर एक दूसरे के साथ रहे। तियान बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी सर पे देखते हैं कि हॉटन ग्रैंडपा के पास जाता है तो उन्हें कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि आप कंपनी मेरे नाम करें। ग्रैंडपा कहता है कि तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कई गर्लफ्रेंड्स हैं। अगर मैंने कंपनी तुम्हारे नाम कर दी तो तुम पूरी फैमिली को बर्बाद कर दोगे, इसलिए मैं कंपनी होमी के नाम करूंगा। हॉटन ग्रैंडपा की नेक बहुत जोर से दबाता है। ग्रैंडपा अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसे लगता है कि ग्रैंडपा की डेथ हो गई तो वो वहाँ से चला जाता है और उधर होमिंग शादी और यंग के साथ खेल रहा था। तभी उसके हार्ट में पेन होने लगती है और वो क्योंकि ग्रैंडपा से बहुत मोहब्बत करता था तो जैसे ही ग्रैंडपा की कंडीशन खराब होती है तो उसके हार्ट में पेन होने लगती है। दोनों बहन भाई उसके लिए वरीड होते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। होमिंग कहता है कि मुझे लगा कि मैंने अपनी बहुत प्यारी चीज खो दी है। तभी उसे घर से कॉल आती है कि ओल्ड मैन को कुछ हुआ है, हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, आप हॉस्पिटल आए। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो ग्रैंडपा इमरजेंसी में था और हॉटन बहुत डरा हुआ था कि कहीं ग्रैंडपा जाग न जाए। होमिंग कहता है कि अभी मॉर्निंग में ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक था तो उन्हें क्या हुआ। तभी जैंग ग्रैंडपा को बाहर लाता है तो कहता है कि ये कोमा में है मगर इनकी जान बच गई। होमिंग घर जाता है तो असिस्टेंट से पूछता है कि ग्रैंडपा क्या कर रहे थे जब उन्हें चेक आया। तो असिस्टेंट कहता है कि वो इस टाइम ये पेपर्स चेक कर रहे थे और उनका असर इन पेपर्स पर था जब वो अनकॉन्शियस हुए। होमिंग पेपर्स देखते हैं तो वो कंपनी ट्रांसफर के पेपर्स थे तो उसे समझ आ जाती है कि ये सब हॉटन ने किया होगा। हॉटन वहाँ आता है तो उसे हिट करता है और कहता है कि तुमने कंपनी लेने के लिए ग्रैंडपा को मारने की कोशिश की। हॉटन कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ग्रैंडपा को मैंने हर्ट किया। होमिंग हॉस्पिटल जाता है तो जैंग को बताता है कि मुझे हॉटन पर कुछ शक है तो वो दोनों मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं। जैंग सबको बताता है कि ग्रैंडपा ने रिकवर कर लिया, शायद कल तक ये जाग जाएंगे और कहता है कि सब लोग यहाँ से बाहर जाए, इन्हें रेस्ट करने दे। और जैसे सब लोग बाहर जाते हैं तो हॉटन वार्ड में जाता है तो ऑक्सीजन मास्क की पिन उतार देता है और ग्रैंडपा से कहता है कि आपने मुझे मजबूर किया कि मैं क्रूअल बनूं। वो बाहर जाता है कि नर्स ग्रैंडपा को चेकअप करने वहाँ आती है। वो डॉक्टर को बुलाती है कि पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है। होमिंग और जैंग वहाँ आते हैं तो हॉटन को लग रहा था कि ग्रैंडपा की डेथ हो गई। होमिंग हॉटन को ब्लेम करता है कि तुमने ग्रैंडपा को मारने की कोशिश की। हॉटन कहता है कि मैं तो यहाँ आया भी नहीं। नर्स कहती है कि मैंने इन्हें वार्ड से निकलते देखा था। हॉटन कहता है कि ये झूठ बोल रही है। होमिंग कहता है कि हमने यहाँ कैमरास लगाए हुए हैं, हम अभी चेक करते हैं कि उन्हें मारने की किसने कोशिश। हॉटन बहुत हैरान होकर कहता है कि क्या वार्ड में कैमरास लगे हुए हैं। जैंग उसे बताता है कि ये ग्रैंडपा नहीं बल्कि कोई और पेशेंट है और हमें तुम पर डाउट था तो हमने यहाँ कैमरास लगाए हुए हैं। वो लोग पुलिस को बुलाकर एविडेंस देते हैं तो वो लोग हॉटन को अरेस्ट कर लेते हैं। हॉटन की मॉम होमिंग के पाँव पकड़ती है और कहती है कि तुम उसे छोड़ दो मगर होमिंग उसे माफ नहीं करता। निंग उसे कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, तुम मुझसे मिलना। वो उसे मिलने जाता है तो निंग कहती है कि मेरे पास हॉटन के अगेंस्ट कुछ एविडेंस है, अगर तुम शादी को डिवोर्स देकर मुझसे शादी करो तो मैं एविडेंस तुम्हें दूंगी। होमिंग कहता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और अगर सारी वर्ल्ड की लड़कियां मर जाएं और तुम अकेली बचो तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और जब वो घर जाता है तो बहुत डिसार्ड होकर शादी को हक करता। शादी उसके लिए बहुत वरीड होती है तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ और होमिंग दिल में थैंक्स कर रहा था
कि उसकी लाइफ में शौदी आई, वरना उसका मोहब्बत से विश्वास उठ चुका था और शौदी को लग रहा था कि वो ग्रैंडपा के कारण अपसेट है। तो वो उसे रिलैक्स करती है कि ग्रैंडपा जल्दी ठीक होंगे। हामिंग उसे बताता है कि मैं निंग से मिलकर आया और शौदी जानती थी कि निंग ने उसे कितना हर्ट किया, तो कहती है कि मैं ना तुम्हें कभी हर्ट करूंगी ना ही छोड़कर जाऊंगी। तभी मिसेस हुआ उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हमारे घर आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो शौदी कहती है कि मेरा सिर्फ एक ही डैड था, वो मिस्टर श्याओ था, मैं किसी और को नहीं जानती। तो मॉम हामिंग को कॉल करती है कि तुम शौदी को लेकर नीचे आओ। तो हामिंग से कहता है कि तुम एक बार उनसे मिलो। शौदी से कहती है कि जब मैं 3 साल की थी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और अब वो मुझे ढूंढने यहाँ क्यों आए हैं। तो हामिंग कहता है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, बल्कि किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया था। उधर मिस्टर और मिसेस जी शौदी से मिलने आए हुए थे। तो मिसेस वाओ ने कहती है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती। तो मिस्टर जी कहता है कि हम लोग फिर मिलेंगे। मिसेस वाओ कहती है कि ये सब सडनली हुआ तो आप उसे कुछ टाइम दे। उधर हामिंग शौदी से कहता है कि तुम्हारे फादर की किसी के साथ दुश्मनी थी, तो तुम्हारे फादर से बदला लेने के लिए दुश्मन ने तुम्हें किडनैप कर लिया, मगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो शौदी को मना लेता है तो शौदी उनसे मिलने के लिए आती है। मिसेस जी उसे सालों बाद देखकर बहुत इमोशनल हो रही थी और शौदी भी अपने पेरेंट्स से मिलती है तो वो उनके लिए सॉफ्ट पड़ जाती है और उनके लिए सॉरी फील करती है कि दुश्मनी के कारण पेरेंट्स और बेटी एक दूसरे से दूर रहे। मिस्टर जी प्रेस काउंसिल बुलाता है तो सबको क्लियर करता है और डिटेल्स बताता है कि मैं शौदी की शादी पर गया, उसका फेस बिल्कुल मेरी वाइफ जैसा था। मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि वो मेरी खोई बेटी है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि तियान का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी मॉम को पता चलता है कि शौदी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो वो एक बार फिर से लालच में आती है। वो तियान से मिलने आती है तो कहती है कि मैं तुम्हारी और शौदी की शादी के लिए एग्री हूँ। तियान बहुत गुस्से में आता है और कहते हैं कि क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि किसी की वाइफ को छीन कर उससे शादी करो। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो और अगर तुम एक हो जाओ तो ये गुनाह नहीं। मॉम वहाँ से चली जाती है तो तियान उनके पीछे जाने लगता है और वो जानता था कि उसकी मॉम साइको है तो वो कुछ भी कर सकती, मगर उसका सर घूमने लगता है तो वो उनके पीछे जा नहीं पाता। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और चाहता था कि किसी तरह अपनी मॉम को रोके कि वो शौदी के पीछे ना जाए। और उधर शौदी के पेरेंट्स उसके बेबीज के लिए शॉपिंग करने आते और ये तो क्लियर नहीं था कि वो बॉयज हैं या गर्ल्स, तो वो ढेरों ढेर शॉपिंग कर रहे थे। तभी मिसेस गू वहाँ आती है तो शौदी से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है तो तुम साइड पर आकर मेरी बात सुनो। मिसेस गू से कहती है कि तुम हामिंग से डिवोर्स लेकर मेरे बेटे से शादी कर लो। और शौदी ये तो नहीं जानती थी कि तियान ने अपनी फैमिली के कारण उसे ब्रेकअप किया, तो वो दिल से तियान से नफरत करती थी। शौदी कहती है कि आपको पता चल गया कि मैं चीफ फैमिली की बेटी हूँ, तो इसी कारण आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे से शादी करूं। और कहती है कि वो सामने मेरे हस्बैंड को देखे, वो आपके बेटे से बहुत अच्छा है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो आप हम दोनों से दूर रहें। वो मिसेस गू को वार्न करती है कि अगर आप यहाँ से ना गई तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। मिसेस गू वहाँ से चली जाती है तो शौदी बहुत उदास बैठी थी। हामिंग वहाँ आता है तो वो उसे रिलैक्स करने को कहता है कि हम पिजन्स को खाना खिलाने चलते हैं। वो शौदी को बाहर लाता है तो दोनों मिलकर पिजन्स को दाना डालते हैं। शौदी बहुत खुश हो जाती है तो उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तभी यंग उसे कॉल करता है कि मैंने स्कूल में अवार्ड जीता है तो आप सेरेमनी अटेंड करने यहाँ आए। और हामिंग को कंपनी जाना था तो वह शौदी को असिस्टेंट के साथ स्कूल भेज देता है। शौदी असिस्टेंट से कहती है कि आप बाहर खड़े होकर मेरा वेट करें। और जैसे वो स्कूल के अंदर जाती है तो एक लड़की उसे कहती है कि आपका भाई वहाँ किसी से फाइट कर रहा है। वो वहाँ जाने लगती है कि कोई उसे किडनैप कर लेता है। उसे मिसेस गू ने किडनैप करवाया था। शौदी जागती है तो वो तियान के रूम में थी, मगर तियान की कंडीशन बहुत खराब थी और उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। वो शौदी से सॉरी करता है कि मेरे कारण तुम्हें मुश्किल हुई, मगर मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहा। और शौदी को लगता था कि उसने उसे किडनैप करवाया है, तो कहती है कि तुम मेरे पास ना आना। तियान विंडो तोड़ता है तो मिरर का एक पीस उठाकर अपनी टांग को घायल कर लेता है और कहता है कि मैं अपनी मॉम से बहुत तंग हूँ, मगर मैं अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स की तरह आत्महत्या नहीं करना चाहता, इसलिए खुद को कंट्रोल करने के लिए मैंने अपनी टांग को घायल कर लिया। और फिर बार बार अपनी टांग को हर्ट करता है। शौदी उसकी बातें सुनकर शॉक रह जाती है। तियान से बताता है कि मेरी मॉम साइको है, मेरे डैड ने उनके कारण आत्महत्या कर ली और मेरी मॉम लाइफ में किसी को भी खुश नहीं देख सकती। मेरा भाई एक लड़की से मोहब्बत करता था तो मेरी मॉम ने उस लड़की को मरवा दिया। भाई बहुत डिसहार्ट हो गया तो उसने भी आत्महत्या कर ली और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा तो ग्रैंडपा ने मुझे फोर्स किया कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। और मैं जानता था कि मेरे डैड, भाई और भाभी का क्या हुआ, तो मैं डर गया कि कहीं वो तुम्हें हर्ट ना करे, इसी कारण मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। और जब ग्रैंडपा की डेथ हुई तो मुझे पता चला कि ये सब मेरी मॉम कर रही थी। और ग्रैंडपा क्योंकि अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था तो उनके गुनाहों को छुपाने के लिए उसने ये शो किया कि उसी के कारण सारे आत्महत्या कर रहे हैं। और शौदी जब देखती है कि वो बेचारा बहुत हेल्पलेस है तो कहती है कि तुम खुद को हर्ट ना करो, मैं और हामिंग मिलकर तुम्हें तुम्हारी मॉम के हाथों से बचा लेंगे।
तभी त्यान अनकॉन्शियस हो जाता है और उधर यांग हॉमिंग को कॉल करता है कि सिस्टर अभी तक स्कूल नहीं पहुंची। हॉमिंग असिस्टेंट को कॉल करता है तो वो कहता है कि मैंने उन्हें गेट पर उतारा था, वो स्कूल के अंदर जा चुकी हैं। तो हॉमिंग उसे कहता है कि वो अंदर नहीं पहुंची। वो जाकर चेक करता है तो उसका सेलफोन नीचे गिरा हुआ था। हॉमिंग वहाँ आता है तो दोनों मिलकर फुटेज चेक करवाते हैं और गाड़ी को ट्रेस करते हुए हॉमिंग शाओदी को ढूंढ लेता है। वो बहुत गुस्से में था तो त्यान की तरफ जाने लगता है, मगर शाओदी उसे कहती है कि ये बेचारा खुद विक्रम है, इसकी मॉम ने मुझे किडनैप करवाया था। तो हॉमिंग अपने सिस्टर को कॉल करता है कि त्यान को हॉस्पिटल ले जाओ और हॉमिंग को लगता था कि किडनैप होने के कारण शाओदी बहुत डर गई है तो उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल आता है। जैंग एक बार फिर उसकी अल्ट्रासाउंड करता है तो बताता है कि तुम दोनों के ट्विन बेबीज नहीं बल्कि 3 बेबीज हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं तो जाकर ये गुड न्यूज ग्रैंडपा को बताते हैं। ग्रैंडपा का हाथ मूव करने लगता है तो वो जाग जाता है। तो जैंग कहता है कि ये आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि त्यान जब जागता है तो नर्स उसे कहती है कि आप मेडिसिन खाएं। ना ही वो मेडिसिन खाता है और ना ही बैंडेज करवाता है। और नर्स जब देखती है कि वो बहुत जिद कर रहा है तो वो डॉक्टर जैंग को बुलाने चली जाती है, मगर त्यान वहाँ से चला जाता है। तभी मिसेस गू हॉस्पिटल आती है तो नर्स से पूछती है कि त्यान को क्या हुआ। तो नर्स उसे बताती है कि उसकी टांग बहुत घायल थी मगर वो यहाँ से चला गया। तो साई को मॉम बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि शाओदी के कारण मेरा बेटा इस हाल को पहुंचा। वो असिस्टेंट को कॉल करके पूछती है कि त्यान कहाँ है तो वो बताता है कि वो कंपनी आए हैं। और उधर त्यान प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है तो कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी की 50% प्रॉफिट आपसे फाउंडेशन को दिया करूंगा। मिसिस गू वहाँ आती है तो उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आती है और वो इतनी लालची थी कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती, मगर त्यान सब कुछ फाउंडेशन को दे रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो आगे जाने लगती है मगर असिस्टेंट उन्हें आगे नहीं जाने देता। तभी कोर्ट की तरफ से नोट आता है तो वो लोग मिसेस गू से कहते हैं कि आपने शाओदी को हर्ट करने की कोशिश की, उसने आप पर केस किया है तो कल आपको कोर्ट आना है। त्यान हॉमी को मिलने के लिए बुलाता है तो उससे अपनी और अपनी मॉम की तरफ से अपोलोजाइज करता है और फिर कहता है कि मेरी मॉम मेंटली इल है तो तुम उन्हें एक चांस और दो, और बहुत मिन्नतें करता है कि तुम केस वापस ले लो, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर उसे बताता है कि मैं बिजनेस वाइंड अप करके यहाँ से जा रहा हूँ। हॉमी को उस पर बहुत तरस आता है तो वो कहता है कि मैं केस वापस ले लूंगा। त्यान बहुत डिसहार्ट होकर वहाँ से जा रहा था। उसकी मॉम उसे कॉल करती है कि मैंने सुना है कि तुम दूसरी सिटी शिफ्ट हो रहे हो और पूछती है कि मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूंगी। त्यान कहता है कि आपके कारण डैड और भाई मार गए तो आप समझ लेना कि मैं भी मर गया हूँ। त्यान सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम 6 मंथ बाद का सीन देखते हैं। शाओदी की डिलीवरी हो रही थी तो उसके पेरेंट्स, इन लॉज और हॉमिंग उसके लिए वरीड खड़े थे। और फिर जैसे ही नर्स उन्हें बताती है कि बेबीज की बर्थ हो गई तो सब लोग उन्हें देखने चले जाते हैं, मगर हॉमिंग सिर्फ शाओदी के लिए वरीड था। और फिर जैसे ही शाओदी को रूम में शिफ्ट किया जाता है तो मिसेस हुआ ग्रैंडपा को वहाँ लाती है और ग्रैंडपा ने बहुत हद तक रिकवर कर लिया था तो वो कुछ वर्ड बोल पाते थे। हॉमिंग अपने तीनों बेबीज को ग्रैंडपा के पास लाता है तो उन्हें सबके नाम बताता है। ग्रैंडपा खुशी से रोने लगता है तो वो एक सेंटेंस बोलता है तो मिसेस हुआ बहुत खुश हो जाती है कि रिकवर करने के बाद पहली बार उन्होंने पूरा सेंटेंस बोला था। और शाओदी डिस्चार्ज होने लगती है तो उसकी मॉम उसे बहुत सी इंस्ट्रक्शन दे रही। हॉमिंग आता है तो उसे फ्लावर्स देता है और एक नेकलेस गिफ्ट करता है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा पार्टी देता है तो वो अनाउंस करता है कि हवा फैमिली का हेड आपसे हॉमिंग है। तो हॉमिंग सबको कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे शाओदी की सपोर्ट मिली और प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और उधर त्यान सब कुछ छोड़कर विलेज चला गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कभी भी अपनी मॉम से मिले। और वो न्यूज में सुन रहा था कि हॉमिंग अपनी फैमिली का हेड बन गया तो वह शाओदी के लिए बहुत खुश था कि उसे प्रोटेक्टिंग और लविंग हस्बैंड मिल गया। और विलेजेस के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप थी तो एक बच्चा उसे न्यू ईयर ईव पर बुलाने आता है और कहता है कि मॉम ने बोला है कि रात का डिनर आप हमारे साथ करें। तो वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। मिसेस गू उसे कॉल करती है मगर त्यान का नंबर बंद था तो वो बहुत रोती है कि मैं अकेली रह गई। और फिर भी वो गॉड को ही पनिश करती है कि गॉड ने बिना रीजन मुझे पनिश की और मेरे सारे रिश्ते मुझसे छीन लिए, मगर वो अपनी मिस्टेक फिर भी नहीं मानती। लास्ट सीन में देखते हैं कि शाओदी और हॉमिंग अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनकी बेटी गिरने लगती है तो दोनों भाई उसे संभालते हैं। शाओदी हॉमिंग से कहती है कि तुमने जाकर अपनी बेटी की हेल्प क्यों नहीं की। तो हॉमिंग कहता है कि बच्चे गिरते रहते हैं और गिरकर ही बड़े होते हैं और इस तरह से ये सीखते हैं और मुझे हर स्टेप पर उसकी हेल्प नहीं करनी। और तुम देखना थोड़े ही टाइम में ये सब कुछ भूल जाएगी। और फिर थोड़ी ही देर में उसकी बेटी सब कुछ भूल जाती है तो अपने भाइयों के साथ मिलकर खेलने लगती है। तो शाओदी उनकी पिक्चर्स बनाने लगती है। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।